नमस्कार स्टूडेंट्स, और मैं आपके सामने डीके चौधरी और आप सभी का कैरियर विल ऐप पर स्वागत है। तो मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी, और अगर मेरी आवाज़, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार मुझे आप बता दें कि आपकी ऑडियो वीडियो क्लियर है, ओके कर दें। फिर हम आज, क्योंकि गवर्नेंस और सोशल जस्टिस का बैच आज से शुरू हो रहा है हमारा, और आज हमारी पहली क्लास है। हालांकि मुझे तो लग रहा था कि क्लास शायद चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, क्योंकि जो डिजिटल बोर्ड है उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। तो काफ़ी देर में जाके जो है ये थोड़ा सा जो है उसमें सुधार हुआ। ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए खैर, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आईएएस में या फिर अन्य जो स्टेट पीसीएस की बहुत सी परीक्षाएं होती हैं, उसमें जो जीएस का सेकंड पेपर होता है मेंस का, तो उसमें सिलेबस में पॉलिटी और गवर्नेंस और आईआर वगैरह होता है। तो कहीं पर गवर्नेंस का पोर्शन या आईआर का पोर्शन कम होता है तो कहीं पर ज़्यादा होता है। और पॉलिटी का तो मोस्टली हर एग्जामिनेशन में, चाहे आप किसी स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन दें या आईएएस का दें, वहाँ होता ही होता है। अमूमन हम ये बेस मान के चल रहे हैं कि हम आईएएस के सिलेबस को लेकर चलते हैं, और जब अगर आप आईएएस के सिलेबस को पूरा करते हो तो आपके स्टेट्स के सिलेबस पूरे अपने आप ही हो जाते हैं। तो जो हमारे आईएएस में जो 8 पेपर मेंस की परीक्षा में होते हैं, तो उसमें 8 पेपरों में जो जीएस का सेकंड पेपर, क्योंकि जीएस के 4 पेपर होते हैं, जीएस का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर। तो जीएस का आपका जो सेकंड पेपर होता है वो 250 मार्क्स का होता है, क्योंकि जीएस की आपने देखा होगा कि 2013 के बाद, यानी कि 2011 के बाद ही काफ़ी बड़े बदलाव आने शुरू हो गए, और जीएस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है आईएएस की और पीसीएस की परीक्षाओं में दी जाने लगी। आपने देखा कि कई राज्यों में तो पहले जहां सब्जेक्ट आते थे वो सब्जेक्ट ही खत्म कर दिए, अब तो क्या जीएस ही आता है। तो यानी कि जब आप आईएएस या पीसीएस की तैयारी करते हो तो उसमें जीएस का वाकई बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन अगर हम आईएएस के सिलेबस के मुताबिक जीएस का सेकंड पेपर देखें तो वो 250 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 250 मार्क्स का होता है। और मैं आपको फिर से बता दूं कि जो जीएस का आपका जो सेकंड पेपर होता है, एक मिनट, जीएस का जो सेकंड पेपर होता है, ये हम आईएएस और पीसीएस की बात कर रहे हैं, तो हम सिलेबस ले रहे हैं आईएएस का। तो ये 250 मार्क्स का होता है, और पेपर जो आता है वो डेस्क्रिप्टिव आता है। यानी कि कहने का मतलब है, सॉरी, मतलब डेस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है, जैसे हाई स्कूल इंटर का एग्जामिनेशन आप देते हो, आपने देखा होगा कि जीएस का जो सेकंड पेपर है उसमें एक तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन होता है। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसको हम कहते हैं राजनीति और संविधान। राजनीति और संविधान। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें गवर्नेंस है। गवर्नेंस मतलब शासन है। और एक होता है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय। आपके सभी क्वेश्चनों के जवाब मिल जाएंगे, थोड़ा सा वेट करिए आप लोग। ये क्लास अभी फिलहाल आज फ्री चल रही है, कल से ये क्लास बिल्कुल पेड हो जाएगी। जिन बच्चों को एडमिशन लेना है वो ले लेना। अब उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आईआर है, जिसको हम इंटर नेशनल रिलेशंस कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। मैं उन सभी नए बच्चों को समझाना चाहता हूं जिनको पता नहीं है। आपने देखा होगा कि ये 250 मार्क्स का आता है। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की जो भूमिका होती है वो लगभग आप ये मान के चलो 120 से 130 मार्क्स की होती है। यहाँ पर गवर्नेंस की भूमिका अगर हम देखें तो लगभग हम ये मान के चलते हैं 50 से 60 मार्क्स की होती है।
और यहाँ पर इसकी भूमिका हम देखते हैं 25 से 30 मार्क्स की होती है, और लगभग हम इसकी भूमिका देखें तो ये लगभग 40 से 50 मार्क्स की भूमिका हो जाती है। ओवरऑल देखें तो ये 250 नंबर बैठ जाता है, आगे पीछे 10-15 नंबर होते रहते हैं। सबसे बड़ा जो सिलेबस होता है इसमें वो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का ही होता है, ठीक है। तो हमारा ये जो बैच है वो हालांकि फिनिश होने वाला है, और आपने देखा होगा कि जनवरी के महीने में मैं जो है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने जो बैच लेके आया था, मेंस का बैच है। और ये भी बता दूं कि ये जो बैच है ये मेंस का बैच है। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये प्रीलिम्स का बैच है या मेंस का, तो बेटा ये मेंस का बैच है। कौन सा बैच है? मेंस का। अब सुन लीजिए थोड़ा सा। पहली बात तो ये जो बैच होगा, इस बैच की सबसे खास बात ये होगी कि आप ये मान के चलो कि बिल्कुल ये बैच आपका फ्री में ही, क्योंकि जो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पोर्शन है, जो हालांकि अभी ये बैच चल रहा है लेकिन इसमें कुछ क्लासेस अभी बाकी हैं, लेकिन बट फिनिश के तौर पे है, यानी कि अभी कुछ टाइम में ये खत्म हो जाएगा। तो इसकी सारी की सारी जितनी भी क्लासेस की वीडियो हैं वो आपको इस बैच में मिल जाएंगी। वो वीओडी के रूप में होंगी और बिल्कुल फ्री होंगी। लगभग आप ये मान के चलो कि 120 से 130 घंटे का पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर आपको इस बैच में बिल्कुल फ्री मिलेगा। लेकिन फिर इस बैच में क्या पढ़ाया जाएगा? तो इस बैच में आपको पढ़ाया जाएगा गवर्नेंस और सोशल जस्टिस, ये वाला पोर्शन। इसकी क्लास तो ये तो आपको वीओडी के रूप में मिलेगा, इसकी क्लास आपकी लाइव चलेंगी। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि इस बैच में हम क्या पढ़ाने वाले हैं? गवर्नेंस और सोशल जस्टिस पढ़ाने वाले हैं। तो ये गवर्नेंस शासन पढ़ाऊंगा इसमें और सोशल जस्टिस पढ़ाऊंगा, और लगभग आप ये मान के चलो कि ये लगभग 2 महीने में आपका फिनिश हो जाएगा। तो मैंने आपको पहली बात तो ये बताया कि जब आप कोई आईएएस या पीसीएस की परीक्षा देते हो तो वहां पर जो सेकंड पेपर होता है अमूमन पॉलिटी का होता है। एक आईएएस के सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो ये 4 तरह के पोर्शन है। यूपी पीसीएस का भी सिलेबस बिल्कुल सेम होता है। अन्य राज्यों में देखा जाए तो थोड़ा बहुत सिलेबस में इधर उधर होता है कि वहां पर गवर्नेंस का कहीं पर पोर्शन कम होता है, कहीं पर आईआर का पोर्शन कम होता है। तो लेकिन बट ये चीजें आती जरूर हैं, चाहे आप बिहार पीसीएस का एग्जामिनेशन दें, चाहे राजस्थान का दें, चाहे आप अन्य किसी भी स्टेट का, चाहे झारखंड का, चाहे छत्तीसगढ़ का, चाहे वो उत्तराखंड का दें, कोई भी एग्जामिनेशन दें। तो जो भी बच्चे आईएएस की तैयारी करने की सोच रहे हैं या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, या वो किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मेंस तो बेटा आपको देना पड़ेगा, तो ये उन सभी बच्चों के लिए जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस की, चाहे वो आपका उत्तराखंड पीसीएस हो, मध्य प्रदेश पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो या वेस्ट बंगाल पीसीएस हो, तो देन सभी के लिए ये बैच बड़ा उपयोगी है। फीस नाम मात्र है, 999 रुपये हालांकि फीस है, लेकिन अभी डिस्काउंट ऑफर आपका 799 रुपये का मैं अभी देख रहा था तो चल रहा है। तो देन जिनको एडमिशन लेना है वो जल्दी से ले लें। और मैं आपको ये बता दूं कि इसका रजिस्ट्रेशन 26 तारीख से स्टार्ट हुआ था शाम के 7 बजे से, और आप लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा। मोस्टली अधिकतर बच्चों ने, जिन्होंने पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेरा पढ़ा है, लगभग अधिकतर बच्चों ने इस बैच को खरीदा है, और इसके अलावा जो अन्य नए बच्चे हैं वो भी काफ़ी हैं। देखिए मैं तो एक बात कह रहा हूं बेटा कि सर इसको गवर्नेंस को कैसे पढ़ाएंगे, यानी कि कैसा पढ़ाते हैं। बच्चों के दिमाग में ऑनलाइन में यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि सर हम एडमिशन तो ले लेंगे, लेकिन अगर आप कैसा पढ़ाएंगे, कैसा नहीं पढ़ाएंगे, हम कैसे करेंगे। तो देखो बेटा एक बात मैं बड़ी सिंपल बता दूं आपको। जो बच्चे मेरे पुराने बच्चे हैं जिनके थ्रू आप यहाँ पर आए हो, आप उनसे पूछ के देखिए कि डी के सर कैसा पढ़ाते हैं, और अगर आपको लगता है कि डी के सर वाकई अच्छा पढ़ाते हैं तो बिल्कुल है, डेफिनेट है बेटा एडमिशन लो, और नहीं लगता है तो मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बेटा फ्री का पैसा थोड़ी है भाई, जो भी आपका 700-800 रुपया लगेगा तो वो भी तो एक मेहनत का ही पैसा होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक पैसे के मुताबिक देखा जाए तो कोई पैसा चार्जेबल तो कोई खास इतना है नहीं। आप ये समझो कि फ्री का ही बैच है, आपको पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की वीओडी मिल रही है, इसके अलावा आपको जो है गवर्नेंस की और सोशल जस्टिस की लाइव क्लास मिलेंगी।
और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें पीडीएफ है, नोट्स है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम का है, तमाम तरह की चीजें हैं। ओके, हर्ष कह रहे हैं सर ऑप्शनल क्लियर होगा। देखिए ऑप्शनल में मैं आपको बता दूं, ऑप्शनल जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस है या आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो लगभग 50% सिलेबस आपका इसमें पूरा हो जाएगा। लेकिन आप ये सोचो कि सर ऑप्शनल पूरा हो जाएगा, तो बेटा ऑप्शनल तो पूरा नहीं होने का। जैसे आप में से बहुत से बच्चे पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान लेना चाहते हैं या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल लें, क्योंकि कहीं ना कहीं लगभग 50% सिलेबस जब आप जीएस का सेकंड पेपर पढ़ते हो तो हो जाता है। ओके, और जो वीओडी है वो आज से अपलोडेड हो जाएंगी, जितनी भी वीओडी है, और कुछ वीओडी बाद में अपलोडेड होंगी आपकी, क्योंकि अभी ये बैच एक्चुअली में रनिंग में है, चल रहा है। तो जो भी आपकी बचेंगी वो बाद में अपलोडेड कर दी जाएंगी, समझे। इसका मतलब ये मत समझना कि सर जो है आपने पूरी वीओडी नहीं डाली है, तो जितनी वीओडी है वो अभी डाली जाएंगी और कुछ बाद में डाल दी जाएंगी, ठीक है। अब देखो ये तो आप समझ में आ गया कि क्या क्राइटेरिया है, क्या है, क्लियर हो गया। लेकिन अब हम चलते हैं थोड़े से सिलेबस पे, कि हमें ये तो समझ में आ गया कि राजनीति और संविधान की वीओडी मिल जाएंगी लगभग 120 से 130 घंटे की। मुझे नहीं पता कितनी वीओडी है, लेकिन वो आज से डाल दी जाएंगी। गवर्नेंस और सोशल जस्टिस ये इसमें लाइव पढ़ाया जाएगा, हालांकि इंटरनेशनल रिलेशन ये इसमें नहीं पढ़ाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। फीस फिलहाल अभी 799 रुपये है, जिनको एडमिशन लेना है वो ले लें, फिर बाद में ये मत कहना कि सर हमारा एडमिशन नहीं हो पा रहा है। ओके, अच्छा रेस्पॉन्स है आप सभी का, उस चीज़ के लिए बेटा मैं आप सबको जो है धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया, और पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेरा अच्छा एडमिशन हुआ था, और गवर्नेंस में भी बहुत अच्छा एडमिशन हुआ है, ठीक है। अब देखिए सामाजिक न्याय और शासन, हम इस सिलेबस की बात कर रहे थे, तो जो आपका सिलेबस है वो क्या कहता है, जैसे ध्यान से थोड़ा पढ़ लेना, फिर मैं अपने तरीके से बताऊंगा। ये तो वो सिलेबस है जो यूपीएससी आपको देता है। आपने देखा होगा कि सरकारी नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पित तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, यानी कि कहने का मतलब है कि पब्लिक पॉलिसी जो होती है, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्शन एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि सरकारें जो अपनी नीतियां बनाती है और उसके विभिन्न टाइप के जितने भी क्षेत्र होते हैं उनमें जो हस्तक्षेप आती हैं, उनमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके एग्जीक्यूशन में, उनके इम्प्लीमेंटेशन में, उससे संबंधित विषय हैं। क्योंकि हम जब शासन की बात करते हैं तो शासन में तो एक तरीके से एग्जीक्यूशन की तो बात की जाएगी, क्योंकि शासन है क्या अपने आप में, गवर्नेंस क्या होता है, एक मैनेजमेंट ही तो होता है, ठीक है, कि किसी काम को कितने प्रभावी ढंग से हम कर सकते हैं, वही अपने आप में एक गवर्नेंस है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए सर सेल्फ स्टडी के लिए बुक कौन सी पढ़नी पड़ेगी गवर्नमेंट और सोशल जस्टिस के लिए, तो बेटा कोई बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वैसे भी मैं बताऊं मार्केट में कोई इतनी अच्छी बुक है भी नहीं। और आपने देखा होगा कि मार्केट में इसका मार्केट में जो नोट्स वगैरह गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि इसको हर टीचर नहीं पढ़ाता। भाई पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत टीचर मिल जाते हैं आपको, लेकिन गवर्नेंस और सोशल जस्टिस को लेकर आपको यूनिक ही टीचर मिलते हैं, और यही कारण है कि गवर्नेंस और सोशल जस्टिस में क्वालिटी बहुत कम मिल पा रही है। तो टीचरों की कमी है, हर कोई टीचर इसको नहीं पढ़ाता है, और इस वजह से, और किताबों का भी अगर हम किताबों की संख्या देखें, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पे तो आपको हजारों बुक मिल जाएंगी, लेकिन गवर्नेंस पर और सोशल जस्टिस पर आपको बुक नहीं मिल पाती है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में इस रिसोर्सेज की कमी भी है, और मैं कोशिश करूंगा कि इस रिसोर्सेज को पूरा करने की, कि आपको एक अच्छी क्वालिटी मिले, अच्छा कंटेंट मिले, ताकि आपका अच्छे से सिलेक्शन हो। लेकिन मैं आप लोगों से ये भी चाहूंगा कि बेटा अच्छे से मेहनत करना, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो मैं किसी का बेटा सिलेक्शन नहीं करा सकता। एक अच्छी खुशखबरी मैं आपको ये भी देता हूँ कि अभी यूपीपीसीएस मेंस का जो पेपर, जीएस का सेकंड पेपर उठा के देखो, और जो बच्चे मेरे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बच्चे हैं जो मेरे से पढ़ रहे हैं, बेटा जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिए, एक क्वेश्चन आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने ये नहीं बताया है या आपके कंटेंट में से नहीं मिला है, ठीक है।
और आप ये तो जानते हो कि आपको पीडीएफ वगैरह जो है आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में पीडीएफ यहाँ पर मिलेगी, पढ़ाया जाएगा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में। लेकिन यहाँ पर जो बातचीत हमारी होंगी, जो मैं डिस्कशन करूँगा, जैसे होता क्या है कि जो मेन मेन वर्ड है वो तो मैं इंग्लिश में आपको बताऊंगा, जैसे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में मैं पढ़ा रहा था आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हल्का सा कॉपरेट करना होगा। तो किसी चीज की जो व्याख्या होगी, यहाँ पर जो चर्चा होगी, वो तो बेटा हिंदी में ही होगी, लेकिन नोट्स आपको प्रॉपर वे में हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। लेकिन मेन मेन वर्ड जो इंग्लिश में होते हैं, तो उन चीज़ों को आपको बताया जाएगा ताकि आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना बने। एक मिनट बेटा रुको। सॉरी बेटा देखो, यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस बैच की क्या विशेषता है। बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है बेटा, फिर हम अपने सब्जेक्ट पे चलेंगे, ठीक है, परेशान मत हो, ठीक है। देखिए, पहली बात तो ये जो गवर्नेंस और प्लस सोशल जस्टिस, ये जो बैच है आपका, इस बैच की क्वालिटी क्या रहेगी, क्योंकि बहुत से बच्चे बार बार क्वेश्चन करते हैं, तो मैं एक बार में ही बता देता हूं। नंबर 1, इसमें पहली बात तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, राजनीति और संविधान की वीओडी। वीओडी का मतलब क्या होता है, जो रिकॉर्डेड वीडियो होती है वो आपको मिल जाएंगी। लगभग आपको मैं बता रहा हूं कि 120 से 130 घंटे की ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगी। ये बिल्कुल टोटली फ्री है इसके साथ। दूसरा, इसमें जो गवर्नेंस है और साथ में सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय, ये आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। इसकी क्लास लाइव चलेंगी, ठीक है, और डेली लगभग 1.5 से 2 घंटे की क्लास होंगी। हालांकि इसका सिलेबस गवर्नेंस और सोशल जस्टिस का पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से कम है, लेकिन बट मैंने आपको बता दिया कि गवर्नेंस कितने मार्क्स का आता है, सोशल जस्टिस कितने मार्क्स का है, तो भाई पेपर में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये थोड़ा आसान भी है। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमें बहुत गहराई में जाके पढ़ना पड़ता है, लेकिन गवर्नेंस में और सोशल जस्टिस में, हालांकि क्योंकि आप कभी नहीं पढ़ते हो इसलिए आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन बट ये बहुत आसान है, बड़े आराम से इसके आंसर राइटिंग आप कर सकते हो। तीसरी बात, यहाँ पर आपको जो पीडीएफ है वो मिलेगी, इसकी हिंदी और इंग्लिश में पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है। यानी कि आपको बहुत मीडियम में, यानी कि यहाँ पर टीच किया जाएगा, बहुत मीडियम में आपको यहाँ पर क्या पढ़ाया जाएगा। हालांकि चर्चा मोस्टली वैसे हिंदी में होगी, लेकिन बट ये है कि आपको समझ में आ जाएगा। पांचवा पॉइंट अगर हम देखें इसमें, तो पांचवा पॉइंट इसमें यह है कि हमारा विशेषकर जो फोकस होगा वो आंसर राइटिंग पे होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि डेली आपकी आंसर राइटिंग होगी और उसकी कॉपी चेक होगी, जैसे आपने इसमें देखा होगा। क्योंकि ये मेंस के बैच का मकसद हमारा यही है कि आपके आंसर राइटिंग पर फोकस किया जाए। डेली आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और किस टाइप के संभावित क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उन पर भी हमारा डिस्कशन होगा। कुछ मॉडल आंसर भी मैं आप लोगों को दूंगा कि किस तरीके से आपको लिखना चाहिए। तो मेनली फोकस हमारा आंसर राइटिंग पे होगा। अब मैं तुम्हें कंपैरिजन करके बताता हूँ। दिल्ली मुखर्जी नगर में कोई भी कोचिंग संस्थान आंसर राइटिंग पर जब पढ़ाया जाता है और बहुत मोटी फीस लेते हैं, आंसर राइटिंग पर कोई फोकस नहीं करता है।
मैं हमेशा एक बात बच्चों को कहता हूं कि मान लीजिए कि आपको पटना से दिल्ली आना है, तो कैसे आओगे? रास्ता तो तय करोगे, रास्ता तो तय करना पड़ेगा क्योंकि उसकी अपनी एक प्रक्रिया है। यही तरीका होता है कि आंसर राइटिंग में आप फेल्योर क्यों हो जाते हो, क्यों आपका मेंस क्यों नहीं निकल पाता है, क्योंकि जो एक उसका जो प्रोसीजर होता है, उसकी जो प्रक्रिया होती है वो आप तय नहीं करते हो। समझे कि नहीं समझे? जब आप आंसर राइटिंग पे फोकस ही नहीं करोगे और बस आप एक स्ट्रक्चर बनाते चले जाओगे कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसे तो हजारों किताबें होती हैं मार्केट में। लेकिन मेन मकसद होता है कि बच्चे को सिखाया जाता है कि आंसर राइटिंग वो कैसे करे, कहाँ उसकी कमियां हो रही हैं, किस तरीके से उन कमियों में सुधार किया जाए। जब तक वो प्रोसीजर फॉलो नहीं करोगे तब तक आप मेंस का आंसर राइटिंग सही ढंग से नहीं कर सकते। और इस कमियों को देखते हुए मेरा मुख्य फोकस जो है वो आंसर राइटिंग पर रहेगा, ताकि कंटेंट तो आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, अपडेटेड कंटेंट मिलेगा आपको। ये नहीं कि कोई पुराना कंटेंट आपको मैं दे दूंगा, अपडेटेड कंटेंट होगा। क्योंकि आईएएस और पीसीएस की परीक्षा में बेटा कंटेंट हमेशा आपका अपडेटेड ही होना चाहिए, क्योंकि नई नई चीजें, क्रिएटिविटी की नीड होती है यहाँ पर। तो वो तमाम तरह की चीजें आप लोगों को कंटेंट के रूप में तो मैं दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बट आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि जितने भी बच्चे एडमिशन लें वो आंसर राइटिंग पर जरूर फोकस करके चले। और हर रोज एक आंसर, मैं ये नहीं कह रहा कि हर रोज डेली 10 क्वेश्चन लिखो, आप एक आंसर लिखो। आपका आधा घंटा मैं जरूर चाहता हूं, ताकि आधे घंटे में आप एक आंसर लिख के दे दें। ओके, ये जो बैच है इसकी वैलिडिटी 6 महीने रहेगी। हर रोज लगभग 1.5 से 2 घंटे आपकी क्लास चलेगी और लगभग हम 1.5 से 2 महीने में इस बैच को टोटली पूरा फिनिश कर देंगे। ये तो रही थी आपकी क्वेरीज जो आपके दिमाग में बार बार आ रही थी, तो ये क्वेरीज मैंने आपको पूरी कर दी है। अगर अब भी किसी का बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ लीजिए। प्रियंका बेटा, मैंने बता तो दिया कि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेंस का वीओडी आपको मिल जाएगा, आज या कल में मिल जाएगा। ठीक है, डेली देखो, हमारा डेली जो आंसर राइटिंग होगा वो एक क्वेश्चन पे डेली होगा। मतलब मैं संभावित क्वेश्चन तो कह ही दूंगा आप लोगों को। भाई संभावित क्वेश्चन जैसे मैंने मान लो गुड गवर्नेंस पढ़ाया, या मैंने गुड गवर्नेंस पढ़ाया, ई गवर्नेंस पढ़ाया, मैंने मोबाइल गवर्नेंस पढ़ाया, मैंने कोई भी गवर्नेंस आपको पढ़ाई, तो उससे संभावित क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आएगा वो मैं बताऊंगा, जैसे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में बताता हूँ। और डेली आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दिया जाएगा, वो कॉपी मेरे पास चेक होगी। यानी कि मैं आपका एक ग्रुप बनाऊंगा, उस ग्रुप में वही बच्चे जुड़ेंगे जो एडमिशन ले चुके हैं। ठीक है, और आपको उसका जो प्रूफ दिखाना होगा कि मैंने एडमिशन लिया है। ठीक है, तो ग्रुप में उन्हीं बच्चों को जोड़ा जाएगा और उनकी ही कॉपी चेक होगी, जो गवर्नेंस का हमारा जो नया बैच बना है। ठीक है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में तो मैंने थोड़ी बहुत ढील दे दी थी आप लोगों को, लेकिन बट गवर्नेंस के बैच में उन्हीं बच्चों की कॉपी चेक होगी जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका होगा। ठीक है, वो अपनी कॉपी मेरे पास भेजेंगे पीडीएफ की फॉर्म में, और पीडीएफ की फॉर्म में ही आपकी चेक कॉपी हो जाएगी और देन आपको भेज दी जाएगी। 48 घंटे का टाइम लगेगा, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा लेट लतीफ़ी हो जाती है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग जाता है। कॉपी चेक होकर आपको 48 घंटे में मिल जाएगी। ओके, तो वही तो बता रहा हूँ बेटा, आंसर राइटिंग की कॉपी कैसे है। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाले बच्चों से पूछ के देखो, मैंने उनका एक ग्रुप बनाया हुआ है, वो उस ग्रुप में पीडीएफ को भेजते हैं, आंसर राइटिंग की पीडीएफ को, और उस पीडीएफ को फिर वो चेक होती है सॉफ्टवेयर के थ्रू। चेक हो ऐसे नहीं होता है, एक सॉफ्टवेयर में जो है उस पीडीएफ को डाला जाता है, फिर उसको चेक किया जाता है, मार्किंग की जाती है, कहाँ कौन सा पॉइंट गलत है, कौन सी लाइन गलत है, फिर वहाँ पर लिखा भी जाता है कि आपने अपने उत्तर में ये नहीं दिया, कहाँ कमियां हैं, इसमें सुधार करिए। वो सारा कुछ लिखने के बाद वो आपकी पीडीएफ आपके पास पहुंचा दी जाती है, ताकि आप उसमें सुधार कर सको। इस तरीके से होता है। ओके, चलिए खैर, ये बात तो समझ में आ गई। बार बार आप जो कह रहे हो ना सर वीओडी कब मिलेगा, तो वीओडी बेटा आज मिल जाएगा। आज मैं वीओडी डलवा दूंगा, परेशान मत हो, आज वीओडी डल जाएंगे। नहीं, वीओडी तब डलेंगे, हाँ, जैसे ये पेड हो जाएगा तो वीओडी आपकी डल जाएगी। पेड होते ही आज क्लास जो है पेड हो जाएगी आज के बाद। ओके, चलिए अब चलते हैं, हम सिलेबस पे चलते हैं। तो ये समझ में आ गया, ये बिल्कुल फ्री है, ये लाइव पढ़ाया जाएगा, पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, बहुत मीडियम में पढ़ाया जाएगा। आंसर राइटिंग पे टोटल फोकस होगा, कॉपी आपकी डेली चेक होगी, एक क्वेश्चन डेली दिया जाएगा,
और यही है इस क्लास का उद्देश्य। मेरा मुख्यतः फोकस होगा दो चीजों पर। एक तो कंटेंट आपको अच्छा मिले, एक तो गुड कंटेंट मिलेगा, दूसरा वो अपडेटेड मिलेगा, तीसरा उसकी पीडीएफ मिलेगी आपको बोथ मीडियम में, इंग्लिश में और हिंदी में, और चौथा आपका आंसर राइटिंग पे फोकस होगा। तो यानी कि गुड कंटेंट, अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। मार्केट में अच्छे कंटेंट उपलब्ध नहीं है और यही कारण है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। दूसरी बात वो अपडेटेड होगा, तीसरी बात पीडीएफ होगा, चौथी बात आंसर राइटिंग होगा। और आप खुद देखो यार, ये जो 799 अभी आपकी चल रही है फीस, वैसे तो फीस 999 रुपये है, लेकिन मेरे ख्याल से डिस्काउंट ऑफर अभी दिया हुआ है। तो यार इससे ज़्यादा और क्या ले सकते हो आप। किसी आंसर राइटिंग की कॉपी जहां चेक होती है 5-5 हजार रुपये लेते हैं वो लोग चेक करने के, ठीक है। आप खुद देखो, और इसमें तमाम तरह की चीज़ें, तो मैं तभी तो कह रहा हूँ आप लोगों के लिए तो बिल्कुल टोटली ऐसा समझो कि बिल्कुल फ्री में है, ठीक है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम सिलेबस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सिलेबस में जो आपका यूपीएससी का सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस के अनुसार हम देखें तो एक तो टॉपिक ये दिया है, क्योंकि भाई गवर्नेंस का संबंध सरकारी नीतियां या जो पब्लिक पॉलिसी होती हैं उनसे संबंधित होता ही है। इसमें जो सरकार की नीतियों के साथ साथ सरकार के जो प्रोग्राम होते हैं वो भी आ जाते हैं एक तरीके से। इसमें देखें तो विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठन, आपका स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोक उपकारी संस्थाओं, संस्थागत अन्य पक्षों की भूमिका, यानी कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशन, डोनर्स और चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स। आपने देखा होगा कि 2021 में जो मोस्टली क्वेश्चन अगर देखा जाए तो गवर्नेंस में यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। एनजीओ की भूमिका, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की भूमिका आपका क्या है, जैसे सिटीजन जो एक तरीके से जो सिविल सोसाइटी की भूमिका या फिर प्रेशर ग्रुप्स की भूमिका, वो सब एक तरीके से अनौपचारिक संस्थाएं होती हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। यहाँ से आपका टोटली क्वेश्चन, यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, एक या दो क्वेश्चन। तो यानी कि इस टॉपिक की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि आपके सिलेबस में औपचारिक संस्थाएं भी हैं, यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी है, आपके सिलेबस में अनौपचारिक संस्थाएं भी हैं, यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। इनफॉर्मल का मतलब है जैसे एनजीओज वगैरह हैं, जैसे आपका सिविल सोसाइटी है, दबाव प्रेशर ग्रुप्स हैं, या आपका जो है ये इस तरह की जो संस्थाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वगैरह वगैरह। इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं, ये आपका टॉपिक सोशल जस्टिस का है, सोशल जस्टिस का टॉपिक है। सोशल जस्टिस में जैसे केंद्र व राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा व बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय। यानी कि कहने का मतलब है कि जो केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं का कार्य निष्पादन व अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा बेहतरी के लिए गठित तंत्र और विधि, संस्थान व निकाय। जैसे महिलाओं से संबंधित समस्याएं, जैसे आप कहते हो शिक्षा संबंधी समस्याएं, या भूख से संबंधित समस्याएं, या गरीबी से संबंधित समस्याएं, या कभी कभी बेरोजगारी से संबंधित, ये तमाम तरह के पॉइंट, सरकारों के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, किस तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा, कहाँ पर कमियां है, वो तमाम तरह की पॉइंट इसमें सोशल जस्टिस में यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर सोशल जस्टिस का ये टॉपिक है, ये टॉपिक सोशल जस्टिस का ही है। सोशल जस्टिस जैसे आप देखोगे स्वास्थ्य से संबंधित चीजें, सरकारों को स्वास्थ्य के प्रति जो है क्या रवैया रहा है, सरकारों की क्या फेलियरनेस है, क्या सरकार का इफेक्टिवनेस है, शिक्षा है, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, ये सब सोशल जस्टिस के टॉपिक हैं। उसके बाद गरीबी है, पॉवर्टी है, आपका भूख है, इशू रिलेटिंग द पॉवर्टी एंड हंगर हो गया, तो ये टॉपिक। तो कुल मिलाकर ये 3 टॉपिक जो है किसके हैं, ये भी आपका सोशल जस्टिस का हो गया है टॉपिक। ये भी कौन सा टॉपिक है, सोशल जस्टिस का। तो सोशल जस्टिस के कौन कौन से टॉपिक हो गए आपके, तो एक तो गरीबी और भूख से संबंधित चीजें हो गई, इसका मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा, मानव संसाधन हो गया।
इसके अलावा जो सरकार की योजनाएं होती हैं संवेदनशील वर्गों के प्रति वो हो गया। तो तमाम तरह के ऐसे पॉइंट हैं जो उनसे संबंधित चीजें आपको समझाएंगी। फिर यहाँ पर जो है ये आपका गवर्नेंस वाला पोर्शन है ये, और गवर्नेंस में क्या दिया है, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेहिता के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, संभावनाएं, नागरिक चार्टर है, पारदर्शिता, जवाबदेहिता है, और संस्थागत अन्य उपाय, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, कई टॉपिक दे दिए हैं। ठीक है कि इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस हैं, उनके मॉडल्स हैं, उनके सक्सेसनेस हैं, लिमिटेशंस हैं, पोटेंशियल है, सिटीजन चार्टर्स हैं, ट्रांसपेरेंसी है एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स हैं, रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी। तो कई टॉपिक है, तो कुल मिलाकर इसमें मुख्यतः 3 टॉपिक दे दिए आपका, दे दिया है इसमें भाई गवर्नेंस क्या होती है, फिर गवर्नेंस की ई गवर्नेंस क्या है, फिर उसमें जो ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, नागरिक चार्टर क्या है, फिर सिविल सेवाओं की भूमिका, जैसे इसमें लोकतंत्र और नौकरशाही पढ़ेंगे, उनकी कमियां क्या है वगैरह वगैरह। उसके बाद अब ये टॉपिक आपका यहाँ तक है, ये कुल मिलाकर ये टॉपिक आ गए। यानी कि हम जब सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो 3 टॉपिक आपके गवर्नेंस के दिए हैं और 3 टॉपिक आपके दिए हैं सोशल जस्टिस के। ओके, लेकिन अपने तरीके से मैं अब सिलेबस को थोड़ा डिफाइन कर रहा हूं कि सिलेबस में एक्चुअली में है क्या। ओके, ये आपने देख लिया होगा सर, न्यूज़पेपर से कंटेंट डेली अपडेट कर लेंगे सर साथ साथ। देखो बेटा, देखो ऐसा है, मैं आपसे एक बात बता रहा हूं राजन, न्यूज़पेपर को ज्यादा टाइम मत दीजिए, क्योंकि न्यूज़पेपर आपका बहुत ज्यादा टाइम खींचता है। हम देखिए उस अनुभव से, ऐसी बात नहीं है कि मैंने आईएएस की, मैं आपको बता दूं कि पब्लिक एड में हिंदी मीडियम से मैं 2 बार जो है टॉपर रह चुका हूं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट, क्योंकि ये मेरे पास सब्जेक्ट रहा है। और आप देखोगे कि 2000 अगर मैं 9 की बात करूं, 2000 में 8 की बात करूं, तो यानी कि इतना मार्क्स आज तक किसी ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा भी नहीं है। पहले 600 नंबर का सब्जेक्ट आया करता था, ठीक है, तो 600 नंबर में आपने देखा होगा कि मेरे लगभग 415 नंबर आए, ये बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। हालांकि 2012-13 के बाद तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोप था वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आंसर राइटिंग में मेन चीज होती है अप्रोच की। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, किन चीजों पे नहीं। तो होता क्या है कि बच्चा जब दिल्ली मुखर्जी नगर में रहता है, हमने वो चीजें देखी है, हमने भी वो चीजें करी है, तो बच्चा 5-5 घंटे 4-4 घंटे अखबार को पढ़ता है। यार एक बात बताओ, तुम 4 घंटे 5 घंटे 3 घंटे अखबार को पढ़ोगे तो फिर अपने सब्जेक्ट कब पढ़ोगे? अखबार तो डेली आता है, डेली तुम 3 घंटे बिगाड़ोगे, डेली 4 घंटे बिगाड़ोगे। अब तो सिंपल आप इतना अच्छा कर दिया है कि यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियो मिल जाती है। जैसे मान लो तुमने, मैं तो एक टॉपिक दे रहा हूं, कोई करंट का मुद्दा उठा, राजनीति का अपराधीकरण, मान लीजिए ये टॉपिक उठा, तुमने वहां पर क्या है, कोई वीडियो देख ली, भाई आप राजनीति का अपराधीकरण करके जो है यूट्यूब पर जो है पॉइंट डालिए, आपको वहां पर क्या है 15-15 20-20 मिनट की बहुत अच्छी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि करंट आप जो है जो न्यूज़पेपर है उन पर ज्यादा फोकस ना किया करें। हाँ, डेली आपको लगभग 1-1.25 घंटा आप डेली आप दे सकते हो न्यूज़पेपर को टाइमिंग। न्यूज़पेपर पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि इससे हमें ये पता पड़ता है कि आसपास के माहौल में क्या हो रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 3-3 4-4 घंटे तुम न्यूज़पेपर को बेटा पढ़ो। न्यूज़पेपर 3-4 घंटा नहीं पढ़ना होता, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। और न्यूज़पेपर में हमें क्या पढ़ना है, हमें एक तो जो एडिटोरियल पेज होता है वो पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय खबरें पढ़नी है, ठीक है, आर्थिक जो इकोनॉमिक वाला पेज होता है वो पढ़ना है, ठीक है, ये, और राष्ट्रीय मुद्दे क्या चल रहे हैं वो पढ़ना है। और इसको कभी भी 1-1.25 घंटे से ज़्यादा का टाइम मत दो, अन्यथा कहीं ना कहीं टाइम आपका वेस्टेज रहेगा, दिमाग खराब हो जाता है। मैंने देखे बहुत से बच्चे क्या काम करते हैं, अखबार पढ़ेंगे 4-4 घंटे, ये अखबार लिया वो अखबार लिया, फिर उसकी कटिंग काटेंगे, फिर वहां चिपकाएंगे। भाई पूरा दिन तो तुम्हारा इसी में निकल जाएगा, फिर सिलेक्शन कब लोगे भैया, और सब्जेक्ट कैसे पढ़ोगे? ये टाइम मैनेजमेंट होता है, आपको पता होना चाहिए कि हमें किस चीज पे कितना टाइम देना चाहिए। आप मेरे छोटे भाई बहन हो,
मैं इसलिए बता रहा हूं कि 1-1.25 घंटे से ज़्यादा ना पढ़ें। और फिर दूसरी बात, मैगजीन वगैरह भी तो आपको पढ़नी है, 1-आध घंटे मैगजीन वगैरह पढ़ें जो करंट की मैगजीन वगैरह होती हैं, फिर अपने सब्जेक्टों पर फोकस करें। इसलिए टाइम मैनेजमेंट को करना बहुत ज़रूरी होता है, समझेंगे। जो अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर देते हैं उनका सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाता है, ये नहीं कि एक ही चीज़ के पीछे आप पड़ गए। ओके, चलिए खैर। आईआर का जो बैच आएगा बेटा 2 महीने के बाद आएगा। अब सुनिए, अब हम टॉपिक पे चलते हैं बेटा। अब हम किस पर चलें, टॉपिक पे चल रहे हैं। गवर्नेंस का जो है, अब पॉलिटी का बीओडी में आंसर प्रैक्टिस है या नहीं है? अरे आंसर प्रैक्टिस तो सब होगा ना। भाई जो मैंने वीओडी में जो मैंने पढ़ाया वो सारी वीडियो आपकी जो है सारी वीडियो मिलेंगी आपको, ठीक है। तो इसलिए मैं बेटा आप सबसे एक बात कह रहा हूं, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए। आपको ये पता होना चाहिए हमें कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो न्यूज़पेपर, एक तो 10 तरह के न्यूज़पेपर मत पढ़ा करो, एक न्यूज़पेपर पकड़ लो सिंपल सा, ठीक है। और 1 या 1.25 घंटे का टाइम ज्यादा से ज्यादा दो, इससे ज्यादा मत देना, अन्यथा वो टाइम वेस्टेज होता है, कोई फायदा नहीं मिलता इन चीजों का, ठीक है। आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब गवर्नेंस के सिलेबस को मेरे तरीके से लिख लो, मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा इसको, अब वो लिख लीजिए कि गवर्नेंस में किस तरीके से कौन कौन से, क्योंकि आपने देखा होगा कि यूपीएससी क्या काम करता है या कोई भी आयोग है, वो सिलेबस तो दे देता है लेकिन सिलेबस के अंदर की कौन कौन से पार्ट हैं वो नहीं देता कभी भी। तो यहां पर गवर्नेंस में जो मेंस का सिलेबस है वो आप लिख लीजिए। देखिए सबसे पहले मेरा जो पहला टॉपिक रहेगा, अब जैसे औपचारिक अनौपचारिक आपने देखी कि संस्थाएं जो हैं इसमें सिलेबस में है, तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग जो करूंगा वो औपचारिक संस्थाओं के साथ करूंगा। औपचारिक संगठन या संस्थाएं, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखें तो इसमें मैं पढ़ाने वाला हूं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। हालांकि ये टॉपिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का टॉपिक है, जिसको हम संवैधानिक संस्था कहते हैं, ये टॉपिक वैसे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में भी आता है, लेकिन ये टॉपिक आपका जो है आप देखोगे तो जब हम पारदर्शिता और जवाबदेहिता की बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि वहां सीबीसी का रोल आता है, वहां लोकपाल का रोल आता है, वहां सीएजी का रोल आता है। तो इसका मतलब औपचारिक संगठनों में जो संवैधानिक संस्था का जो टॉपिक है वो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का भी टॉपिक है और साथ में वो गवर्नेंस का भी टॉपिक है। तो या तो मैं इसको पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा दूं या फिर मैं गवर्नेंस में पढ़ा दूं, समझे कि नहीं समझे। जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो जो आपका जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है वो भी गवर्नेंस में ही आता है। चुनाव आयोग से के सुधार से संबंधित चीजें हैं वो आपका गवर्नेंस में ही आता है। तो कहने का मतलब है कि कई बार ओवरलैप जैसा लगता है कि ये टॉपिक तो सर वहां पर भी ये टॉपिक, हाँ बिल्कुल है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो दोनों में कंबाइंड होके आ जाते हैं, लेकिन बट हम उसको किसी में भी पढ़ें तो लेकिन हमारा टॉपिक तो वहां से पूरा हो जाएगा। तो संवैधानिक संस्था हो गया, लेकिन जो आपकी वैधानिक संस्थाएं हैं, जो वैधानिक संस्थाएं हैं जिसको हम स्टैच्यूटरी बॉडी कहते हैं, स्टैच्यूटरी बॉडी या लीगल बॉडी कहते हैं, वो टॉपिक हो गया। आपका कार्यकारी संस्थाएं हो गए, कार्यकारी संस्थाएं। इस सिलेबस को बेटा लिख लेना आप सभी, मैं अपने तरीके से कैसे पढ़ाऊंगा, कौन कौन से टॉपिक कैसे करवाऊंगा वो मैं आप बता रहा हूं। यहां पर एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गया, यहां पर एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गया। फिर उसके बाद आप देखोगे तो आपका रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, इसको कहते हैं विनियामक संस्था। हालांकि मैं पीटी में जब पढ़ाता हूं तो मैं ये सारी बॉडी समझाता हूं, जब प्रीलिम्स का बैच मेरा चलता है तो प्रीलिम्स का जो बैच मेरा चलता है ना वो गवर्नेंस और पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को मिक्सर करके चलता है। इसके अलावा आप देखोगे
तो इसमें अन्य संस्थाएं भी हैं, जैसे अर्धन्यायिक संस्था, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम मंत्रालय और विभागों के विषय में, मंत्रालय और विभाग के विषय में पढ़ेंगे, यानी कि मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के विषय में, कि कोई मिनिस्ट्री का उसकी कोई पॉलिसी है या वो कैसे काम करती है, उस मंत्रालय की खास चीज क्या है, उसमें कितने डिपार्टमेंट हैं, वगैरह वगैरह। ये भी आपका गवर्नेंस में आता है। क्योंकि देखो, थोड़ा सा मैं बता दूं, एक चीज समझो, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं गवर्नेंस का, लेकिन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए, ये जो बार बार आप गवर्नेंस कह रहे हैं, गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, हमें थोड़ा सा वो तो मतलब बताइए। आपके दिमाग में चल रहा होगा इस तरह की चीजें। तो हमने अब से पहले पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं गवर्नेंस। एक्चुअल में गवर्नेंस है क्या? आपने देखा होगा कि हमारी जो रामायण है वो राम राज्य की बात करती है कि नहीं करती? हमारी जो रामायण है, हमने कई बार सुना होगा कि हम तो राम राज्य चाहते हैं, कई फिल्मों में देखा होगा कि हम तो राम राज्य चाहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी अच्छे शासन के रूप में सुराज की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि कौटिल्य की एक बुक थी अर्थशास्त्र, जिसमें कौटिल्य ने लिखा था कि भाई जो प्रजा की उन्नति में ही राजा की उन्नति होती है, प्रजा की उन्नति में ही राजा की उन्नति होती है। ये क्या है? गवर्नेंस ही तो है। इसको ही तो हम गवर्नेंस कहते हैं, क्योंकि गवर्नेंस का संबंध होता है मैनेजमेंट के साथ। यानी कि सरकार जो होती है वो एक स्ट्रक्चर होती है। शासन का मतलब क्या होता है कि सरकारें जो पॉलिसियां बनाती हैं उनका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, तो वहां मैनेजमेंट का रोल आ जाता है कि हम किस तरीके से जो है सरकार की नीतियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी पॉलिसियां पहुंचे, कैसे उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो यहीं पर तो शासन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार अपने आप में अगर एक स्ट्रक्चर है, तो शासन अपने आप में क्या है? इंप्लीमेंटेशन है। इनके कहने का मतलब है कि शासन अपने आप में एक मैनेजमेंट है। अगर सरकार अपने आप में, अगर पॉलिसी यानी कि नीतियों को बनाना उसका सरकार का काम होता है, पॉलिसी मेकिंग का काम करती है, तो यहां पर शासन का काम क्या है? इंप्लीमेंटेशन का काम है, डिसीजन मेकिंग का काम है। तो कुल मिलाकर हम कहते थे कि भाई सरकारें जो भी काम करती हैं वो कैसे काम करेंगी, उनका तरीका क्या होगा, वो अच्छे इफेक्टिवनेस के साथ कैसे काम कर सकती हैं, ठीक है। तो इसी को तो हम शासन कहते हैं। जो महात्मा गांधी ने स्वराज की बात की थी, अच्छे शासन के रूप में स्वराज क्या था? ये गवर्नेंस ही तो था। प्रजा की उन्नति ही राजा की उन्नति मानी जाएगी, जो कौटिल्य ने ये अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखा था, ये अपने आप में क्या? गवर्नेंस ही तो था। तो अच्छे शासन के लिए गवर्नेंस पर फोकस किया जाता है, जिसको हम कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जब से बीजेपी की सरकार आई तो उसने एक नारा दिया, कम सरकार ज्यादा शासन, लेस गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस, मतलब मोर गवर्नेंस। लेकिन ये कोई शासन शब्द अपने आप में कोई छोटा नहीं है। शासन शब्द जो है अपने आप में एक बहुआयामी है। बहुआयामी का मतलब क्या है? कि सरकार की जो नीतियां होती हैं वो लोगों तक पहुंचे और लोगों तक प्रभावी ढंग से वो पहुंचे, लोगों को इसका फायदा मिले। लेकिन गवर्नेंस को चलाने में बहुत बड़ी भूमिका बहुत सी संस्थाओं की होती है। आपने देखा होगा कि गवर्नेंस को चलाने में भूमिका एनजीओ की भी होती है, गवर्नेंस में भूमिका दबाव समूह की भी होती है, गवर्नेंस में भूमिका संवैधानिक संस्थाओं की भी होती है, वैधानिक संस्थाओं की भी होती है, अर्धन्यायिक संस्थाओं की भी होती है, कि हम अच्छे ढंग से इंप्लीमेंटेशन किसी चीज को कैसे कर सकते हैं।
क्योंकि अच्छा शासन तो तभी तो माना जाएगा। गुड गवर्नेंस होता क्या है? गुड गवर्नेंस का मतलब है कि सरकार की जो भी पॉलिसी है वो लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचे, लोगों को उसका फायदा पहुंचना चाहिए। हम कहते हैं कि डिसमैनेजमेंट क्या होता है? भाई डिसमैनेजमेंट क्या होता है? इसका मतलब वो बैड गवर्नेंस ही तो माना जाएगा। सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई और वो पॉलिसी सही ढंग से काम नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब ये क्या है? गुड गवर्नेंस थोड़ी है, ये अपने आप में बैड गवर्नेंस माना जाएगा। तो कुल मिलाकर गवर्नेंस का मतलब यही होता है कि जो सरकार है, सरकार का जो इंप्लीमेंटेशन वाला जो पोर्शन है वो कैसे बेस्ट हो सकता है, देन यही अपने आप में गवर्नेंस होती है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, आपके दिमाग में चीजें बनी होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अगर स्ट्रक्चर है तो गवर्नेंस अपने आप में एग्जीक्यूशन है। ठीक है, तो सरकार में जो संचालन की गतिविधि है कि सरकार कैसे काम करेगी, उसी को ही हम गवर्नेंस कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें भूमिका किस किस की होती है, तो उन तमाम तरह के पॉइंटों को पढ़ेंगे। क्योंकि भाई जब गवर्नेंस पढ़ रहे हैं तो हम नौकरशाही की भी बात करेंगे कि सिविल सेवकों की भूमिका क्या होती है, लोकतंत्र और नौकरशाही तंत्र में क्या अंतर होता है, क्या इसके नेगेटिव फैक्ट हैं, क्या पॉजिटिव फैक्ट हैं, जो अनौपचारिक संस्थाएं उनके क्या क्या रोल होते हैं, वो कैसे काम करती हैं, सरकार पर कैसे इफेक्ट डालती हैं, जो औपचारिक संस्थाएं होती हैं, देन संवैधानिक, वैधानिक, कार्यकारी, ये तमाम तरह की जो संस्थाएं, हमारे मंत्रालय, हमारे विभाग है, कैसे काम करते हैं, उनको इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, तमाम तरह के पॉइंट हैं। इसमें भूमिका नागरिक समाज की भी, सिविल सोसाइटी की भी होती है। इसमें भूमिका जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी भी होती है, उनका संबंध सरकार के साथ कैसे होता है, हम प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर कैसे चल सकते हैं, हम एक नागरिक समाज के साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, तमाम तरह के पॉइंट है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो गवर्नेंस वाला पोर्शन होता है वो सरकार का एक तरीके से मैनेजमेंट वाला पोर्शन होता है। जैसे आप मान लो कोई संस्था चलाते हो, तो आप किसी संस्था को कैसे चलाओगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सके, तो तमाम तरह के आप प्रयास करोगे, तमाम तरह की चीज़ें करोगे। ऐसी सरकार जो अपनी पॉलिसी मेकिंग के लिए पॉलिसी जो उसकी पब्लिक पॉलिसी होती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो मैनेजमेंट के रूप में वो काम करती है, तमाम तरह के जो प्रयास करती है, तमाम तरह की पॉलिसीज के लिए काम करती है, तमाम तरह की संरचनाएं होती हैं, वही अपने आप में गवर्नेंस कहता है। अब जैसे हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो गुड गवर्नेंस में भाई गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है? उसमें इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इसमें ह्यूमन राइट्स की भी बात आ जाती है। आपका जो है सिटीजन सेंटर्ड, सिटीजन बेस्ड, यानी कि नागरिक केंद्रित जो है एक शासन व्यवस्था होनी चाहिए, एक सिटीजन बेस्ड जो है गवर्नेंस होनी चाहिए। तमाम तरह के पॉइंट है, वो मैं जब पढ़ाऊंगा आपने खुद देखा होगा। ई गवर्नेंस है, मोबाइल गवर्नेंस है, भाई क्या है? मैनेजमेंट ही तो है। ई गवर्नेंस का मतलब क्या है कि पहले आप किसी पोर्टल पर जाते हो और आप बड़े आराम से अपना पासपोर्ट बनवा सकते हो, लेकिन ई गवर्नेंस के बाद अब मोबाइल गवर्नेंस भी आ सकता है। अपने मोबाइल फोन में देखते हो कि भाई सरकार कौन कौन सी पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट कर रही है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि सरकार तो अब आपके मोबाइल फोन में ही आ गई है। जो भी काम करना है आप बड़े आराम से क्या है, आप जो है अपना ई फाइल, अपना इनकम टैक्स ई फाइल कर सकते हो। सरकार की अधिकतम योजनाएं क्या है अब जो है इलेक्ट्रॉनिक वे में आ चुकी है। तो ये जो आपका गुड गवर्नेंस के अंदर कि किस तरीके से हम किसी काम को अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये सब गवर्नेंस में ही तो आते हैं। हम मोबाइल गवर्नेंस को लेकर आ चुके हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को लेकर आ चुके हैं। ठीक है, ये सब इसी के ही पोर्शन होते हैं। तो इस टॉपिक को मैं लेकर चलूंगा। बस मैंने आपको ये समझाना चाहा कि जैसे गवर्नेंस के विषय में आप सोच रहे हो ना कि गवर्नेंस होता क्या है। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में तो एक तरीके से हमने स्ट्रक्चर की बात की थी, जो संविधान के साथ जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर था कि भाई हमारा संविधान क्या क्या कहता है, राष्ट्रपति की भूमिका क्या है, प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है, फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है, लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या क्या होता है, लेकिन अब इंटरनल चीजें आ जाती हैं इसमें कि सरकार जब कोई पॉलिसी बनाती है तो उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, वहां मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। तो इसका मतलब गवर्नेंस का संबंध उसके मैनेजमेंट से होता है, ताकि
लोगों तक उसकी नीतियों को पहुंचाया जा सके और वो भी इफेक्टिव तरीके से पहुंचाया जा सके, लोगों को फायदा मिल सके। तो यही अपने आप में गवर्नेंस कहलाता है। हाँ जी, पॉलिटी का संबंध गवर्नमेंट के साथ होता है, जबकि गवर्नेंस का संबंध मैनेजमेंट के साथ है। तभी तो आपने देखा होगा कि गवर्नेंस में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ते हैं, गवर्नेंस में हम जो है कहीं ना कहीं हम जो है नैतिकता की भी बात करते हैं, क्योंकि जब हम नौकरशाही का टॉपिक पढ़ाएंगे, सिविल सेवकों की भूमिका सरकार में, शासन में क्या होती है, तो उस टॉपिक में आप कहीं ना कहीं इथिक्स वाली चीजें भी पढ़ोगे कि भाई लोक सेवक सत्यनिष्ठ होना चाहिए, लोक सेवक ऐसा होना चाहिए वैसा। भाई तभी तो आप एक चीज बताओ, हमने एथिक्स का पेपर क्यों जोड़ा? क्योंकि शासन के अंदर आप जो है कहीं ना कहीं कुछ वैल्यूज भी आपके अंदर होनी चाहिए, तभी तो आप सही ढंग से काम कर पाओगे। हम भगवान का नाम क्यों लेते हैं? क्या भगवान किसी ने देखा है? मैंने देखा है, आपने देखा, किसने देखा है? लेकिन ये चीज आपको अंदर से क्या बनाती है? एक वैल्यूबल बनाती है। ठीक है भाई, हमें दूसरों के साथ गलत नहीं करना चाहिए। अब एक प्रशासक ही अपने आप में नालायक बन जाएगा और उसके अंदर कोई बस ओनली वो फैक्ट आधारित काम करेगा, वैल्यूबल उसके अंदर कोई चीज नहीं होगी, मूल्य आधारित वो काम नहीं करेगा, तो अब लगाइए वो कुप्रबंधन की तरफ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बैड मैनेजमेंट हो जाएगा वो। तो कहने का मतलब है कि हमने एथिक्स का पेपर इसी वजह से डाला कि प्रशासक के अंदर कुछ क्वालिटी भी होनी चाहिए, उन तमाम तरह की, क्योंकि ये वैसे एथिक्स के पोर्शन में भी आ जाती हैं चीजें। तो ये जो गवर्नेंस का पोर्शन है, उसमें कुछ पोर्शन पब्लिक जो है आपका जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी पोर्शन है, कुछ पोर्शन आप उसका एथिक्स का भी पोर्शन है। तो यानी कि बहुत सी चीजें इसमें मिक्सर की गई हैं। चलिए खैर, अब टॉपिक को आगे चलते हैं। तो हम यहां पर देखेंगे, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संस्था पढ़ेंगे तो यहां पर हम इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे, इलेक्शन कमीशन पढ़ लेंगे यहां पर, वैसे देखा जाए तो सीएजी के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तमाम तरह की जो संवैधानिक संस्थाएं, जैसे इलेक्शन कमीशन खास हो गया, सीएजी खास हो गया, आपका यूपीएससी, एसपीएससी वगैरह जैसे खास हो गया, इस तरीके से। वैधानिक संस्थाएं, जैसे आपने देखा होगा कि एनएचआरसी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपका वुमेन कमीशन हो गया, महिला आयोग हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सीबीसी वगैरह हो गया, या फिर लोकपाल वगैरह हो गया, यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। इस तरह की चीजें। कार्यकारी संस्थाएं, जैसे कि आपका नीति आयोग हो गया, नीति आयोग से क्वेश्चन आता है। जैसे कि विधि आयोग हो गया, विधि आयोग से लॉ आपका कमीशन हो गया, लॉ कमीशन, इसका नीति आयोग हो गया, लॉ कमीशन हो गया। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक एनआईए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, एनआईए। ठीक है, और आपने 2021 में देखा होगा कि 2021 में एनएचआरसी का भी क्वेश्चन पूछा गया, 2021 में नीति आयोग का भी क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर जैसे सीबीआई हो गया, सीबीआई का भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आते हैं क्वेश्चन यहाँ से। रेगुलेटरी बॉडी, जैसे क्वेश्चन आप देखोगे सेबी का क्वेश्चन आया हुआ है, हाँ, आईआरडीए का क्वेश्चन है आपका, जैसे सेबी है, आईआरडीए है, आपका नाबार्ड है, इस तरह की जो और भी विनियामक संस्थाएं हैं वगैरह वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, मैंने तो कुछ एग्जाम्पल दिए, नहीं तो संस्थाएं तो मैं काफी ज्यादा पढ़ाऊंगा। अर्धन्यायिक संस्थाएं आपने देखा होगा, वैसे तो वित्त आयोग भी अपने आप में क्वासी जुडिशियल बॉडी है। अब जैसे यहाँ पर हालांकि हम वित्त आयोग भी ले सकते हैं, वित्त आयोग, ठीक है, फाइनेंस कमीशन है। अर्धन्यायिक संस्थाओं में जैसे आपने देखा होगा कि जैसे एनजीटी काम करता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है, आपका कैट सेट वगैरह की चीजें हैं, जो न्यायाधिकरण की भूमिका है वो है। फिर मंत्रालय और विभाग कैसे काम करते हैं, किस मंत्रालय की कौन सी योजना है, किस विभाग की, क्योंकि योजनाओं का टॉपिक भी इसी में ही आ जाता है। कौन कौन सी मंत्रालय ने कौन कौन सी योजना चलाई है, विभाग ने कौन सी, किस मंत्रालय में कितने डिपार्टमेंट हैं, कैसे कौन सा मंत्रालय कैसे काम करता है, ये सब क्या है, औपचारिक संगठन है। तो ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है बेटा, वहां पर तो हमारे सिलेबस में लिख दिया औपचारिक संस्थाएं, लेकिन औपचारिक संस्थाओं का क्या मतलब है, कुछ भी पूछ सकता है। सीबीआई के विषय में पूछ सकता है, एनएचआरसी के विषय में पूछ सकता है, नीति आयोग के विषय में पूछ सकता है, सीबीसी। और वैसे भी जब हम जवाबदेहिता का और उत्तरदायित्व का टॉपिक हम पढ़ेंगे
क्योंकि गवर्नेंस के पोर्शन में भी गवर्नेंस को आप कैसे अच्छा करोगे, जब तक आप अकाउंटेबिलिटी को नहीं लेके आओगे, जब तक आप ट्रांसपेरेंसी को नहीं लेके आओगे तो कैसे ठीक कर दोगे। गवर्नेंस तो तभी अच्छा होगा। अब ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी, और ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने क्या क्या काम किए हैं, जैसे आरटीआई की भूमिका है, ठीक है, जैसे उसके अलावा हमने सीएजी को हमें मजबूत करना है, सीवीसी को हमें मजबूत करना है, तो वो यानी कि कई बार टॉपिक आपस में ओवरलैप होते हैं, समझे कि नहीं समझे। तो जब हम अकाउंटेबिलिटी के टॉपिक को पढ़ेंगे तो क्यों ना फिर हम एक जगह पढ़ रहे हैं तो एक जगह ही अच्छे ढंग से पढ़ लें, तो वहां पर वो जो है ठीक हो जाता है। रवि कह रहे हैं सर न्यू ग्रुप क्या, देखो न्यू ग्रुप का भी 1-2 दिन का टाइम दो बेटा, जब तक ये टॉपिक, जब तक हमारा ये बैच बिल्कुल ओके नहीं हो जाता, मतलब 1-2 दिन का टाइम दीजिए, तो हम जो है नया ग्रुप मैं आपको बता दूंगा। सुधांशु बेटा देखो, जैसे आप पूछ रहे हो सर मुझे आपसे बेसिक से पॉलिटी पढ़ना है, तो पॉलिटी स्पेशल 27 या पॉलिटी स्पेशल मेंस 3 बैच परचेज करूं। बेसिक से मतलब आपका टारगेट क्या, आप प्रीलिम्स पढ़ना चाहते हो, मेंस पढ़ना चाहते हो। देखो प्रीलिम्स का तरीका मेरा अलग होता है पढ़ाने का, मेंस का तरीका अलग है। प्रीलिम्स में आपने देखा होगा कि मैं कोई नोट्स वगैरह खासकर नहीं देता हूं, लेकिन बट वहां पर एक शॉर्ट वे में पढ़ाता हूं। मेंस में क्या होता है, क्योंकि आंसर राइटिंग लिखनी होती है तो कहीं ना कहीं आपको सारी चीजें मैं अब लिखवा तो सकता नहीं हूं, तो इसलिए पीडीएफ नोट्स दिया जाता है ताकि आप लिखने में आप आसानी के साथ आपको कंटेंट मिल सके और आसानी के साथ आप लिख सको। ठीक है, समझ रहे हो ना इस बात को। हालांकि ऐसा नहीं कि मेंस में मैं समझाता नहीं हूँ, समझाने के लिए तो मेंस में भी समझाता हूँ, लेकिन बट अब क्योंकि अगर मैं लिखवाना शुरू करूंगा तो ये हम ऑफलाइन जब पढ़ाते हैं तो ऑफलाइन में तो लिखवाना आसान होता है, लेकिन ऑनलाइन में कैसे लिखवाओगे आप, इमला कैसे लिखवाओगे। तो फिर इसका तरीका ये है कि आपको नोट्स प्रॉपर वे में दिया जाए, ठीक है, और यही तरीका है कि मेंस में मैं प्रॉपर वे में आपको नोट्स देता हूँ, चीज़ों को जो समझाने वाली होती हैं वो समझाता हूँ, ताकि आपके पास नोट्स भी रहें, ताकि आपको मेरी क्लास का भी फायदा मिल सके और आसानी के साथ आप डेस्क्रिप्टिव वे में आंसर को सही ढंग से लिख सको। ठीक है, तो जो चीज़ आपके लिए जरूरी है मैं वो चीज़ हमेशा जरूरी देता हूँ। आप मेरा प्रीलिम्स का बैच पढ़ोगे तो वहां भी मेरी 100% गारंटी है कि एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है, और मेंस की भी मेरी 100% गारंटी है कि एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। तो इस बात को थोड़ा समझ लेना, मैं कम कह रहा हूं, मैं पूरी मेहनत अपने बच्चों के साथ करता हूं, और क्योंकि देखिए बेटा जो आपने पैसा दिया है वो फ्री का पैसा थोड़ी है, ठीक है, तो देन मेहनत आप लोगों के साथ होनी भी चाहिए, लेकिन बात बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है वो, मेरा कहने का मतलब ये है क्वालिटी आपको मिलेगी। बहुत से बच्चों के दिमाग में एक बात होती है, सर आपका इतना कम पैसे में बैच है कि कहीं क्वालिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो बेटा पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जिन बच्चों ने पढ़ा है वो बैच अब भी चल रहा है, उन बच्चों से पूछ के देखो कि क्वालिटी एंड कंटेंट मिला है या नहीं मिला है। डी के सर मेहनत अपने बच्चों के साथ करते हैं कि नहीं करते हैं। चलिए क्या ये टॉपिक लिख लिया आपने, अरे लिख लिया कि नहीं लिखा। तो संचालन की गतिविधि को ही हम क्या कहते हैं, एक तरीके से हम गवर्नेंस कहते हैं। इसका मतलब गवर्नेंस का जो मेन पॉइंट होता है वो इम्प्लीमेंटेशन होता है, एक मैनेजमेंट से संबंधित होता है गवर्नेंस, कि कैसे मैनेजमेंट को हम अच्छे कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद अगला टॉपिक है आपका अनौपचारिक संस्थाएं। अनौपचारिक संस्थाएं जैसे ये टॉपिक है, इसके बाद हम अनौपचारिक संस्थाओं पर चलेंगे। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अब बात आती है कि ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पढ़ाएंगे। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने आपको बताया था कि गवर्नेंस में भूमिका सिर्फ सरकार की नहीं होती, गवर्नेंस में भूमिका अनौपचारिक संस्थाओं की भी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि नागरिक समाज है, सिविल सोसाइटी होती है, नागरिक समाज के साथ गवर्नमेंट कैसे काम करती है किसी चीज के इम्प्लीमेंटेशन में। फिर जैसे कि एनजीओज वगैरह हैं, गैर सरकारी संगठन है, गैर सरकारी आपके संगठन हो गए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, या फिर इसके अलावा जैसे स्वयं सहायता समूह हो गए, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कहते हैं, स्वयं सहायता समूह है।
जैसे आपने देखा होगा कि दबाव समूह होते हैं। किसान आंदोलन एक तरह का दबाव समूह था। प्रेशर ग्रुप्स, तो आपको प्रेशर ग्रुप्स वगैरह पढ़ाया जाएगा इसमें। तो कहने का मतलब है कि उसमें हम औपचारिक संस्थाओं के विषय में पढ़ाएंगे कि किस तरीके से सरकार इन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से काम करती है। फिर हम अनौपचारिक संस्थाएं पढ़ाएंगे कि भाई किस तरीके से सरकार का अपने जैसे कोई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ करना है या कोई भी कानून का इम्प्लीमेंटेशन करना है तो कैसे करेगी सरकार। ठीक है, वो तमाम तरह की चीज़ें होती हैं सिविल सोसाइटी के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के, दबाव समूह के माध्यम से वगैरह, इन सबके रोल इसमें आ जाते हैं। ओके, हाँ आपकी मर्जी है, रफ नोट्स बनाना चाहो तो बना लो। वैसे तो मैं सिलेबस बता रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग कि मैं क्या क्या किस में क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। उसके बाद हम जैसे टॉपिक लेके चलेंगे, गवर्नेंस का टॉपिक लेंगे। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? गवर्नेंस का मतलब जैसे हम शासन की बात करते हैं, शासन क्या है, फिर इसमें ई गवर्नेंस क्या होता है, क्योंकि ये भी काफी बड़ा चैप्टर है। मोबाइल गवर्नेंस क्या है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इनकी तमाम तरह की चीजें आप ये मत समझना इनमें बहुत, मान लो ई गवर्नेंस का क्वेश्चन आया तो हमें ई गवर्नेंस का ये भी पता होना चाहिए कि इसका पक्ष क्या है, इसका विपक्ष क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं, इसकी आलोचनाएं क्या हैं, इसका महत्व क्या है, तमाम तरह की चीजें हैं। तो कोई ऐसा मत समझना कि टॉपिक कोई छोटा टॉपिक है, बहुत बड़े टॉपिक है ये अपने आप में। ऐसे ही हम एम एम गवर्नेंस की बात करेंगे, करंट से अपडेटेड करके इसको जोड़ा जाएगा। साथ में सेवोत्तम मॉडल क्या होता है, हम सेवोत्तम मॉडल की बात करते हैं तो इसको इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे, सेवोत्तम ही कहते हैं, एक तरीके से मॉडल कह देते हैं। इसका क्या मतलब है तो ये लिख लीजिए, तीसरा टॉपिक। तो गवर्नेंस की जो भी चीजें हैं वो सब इसमें कहीं ना कहीं आ जाएंगी, लेकिन गवर्नेंस से ही संबंधित फिर हमारा चौथा टॉपिक है शासन में। जैसे हम कह देते हैं कि पारदर्शिता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता, ये जैसे टॉपिक है आपका, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अकाउंटेबिलिटी। मेरी आवाज तो आ रही है ना बेटा? अकाउंटेबिलिटी ऑफ एंड ट्रांसपेरेंसी। इन गवर्नेंस किस तरीके से शासन में पारदर्शिता और जवाबदेहिता हो सकती है, तो यहीं पर आपका रोल, जैसे हम कह देते हैं आरटीआई का रोल आ जाता है, सूचना का अधिकार है, जो ट्रांसपेरेंसी के लिए काम करती है। यहीं पर रोल आपका सीबीसी का आ जाता है, ये जवाबदेहिता सीबीसी है, या फिर इसके अलावा जैसे लोकपाल है, यहाँ इनकी भूमिका होती है, या सीएजी की भूमिका है। ये तमाम तरह के पॉइंट इसमें यहाँ पर आ जाएंगे। हालांकि इसको हम वहाँ भी पढ़ लेंगे, लेकिन बट ये है कि सूचना के अधिकार के विषय में यहाँ पर पढ़ा देंगे। और भी जो चीज़ें वो तमाम तरह की, जैसे हम व्हीसल ब्लोअर की भूमिका क्या होती है, रोल ऑफ, ये है, तो लिखते चले जाओ। यहाँ पर लिख लो सिटीजन चार्टर है। चलो एक काम करो, तो गवर्नेंस में आ गया, इसको बस इतना ही लिखो। उसके बाद देखो कौन सा टॉपिक था ये, 4। 5 में लिखो, जैसे हम लिखते हैं सिटीजन चार्टर, नागरिक घोषणा पत्र है,
सामाजिक अंकेक्षण है। सोशल ऑडिट है। साथ में लिखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, यानी कि कहने का मतलब है कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था। लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका, ये काफी बड़ा टॉपिक है। सिविल सेवकों की भूमिका, सिविल सर्वेंट यानी कि रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इन डेमोक्रेसी। यानी कि नौकरशाही लोकतंत्र में क्या संबंध है, काफी बड़ा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी काफी है। लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका। उसके बाद अगर हम देखें, साउंड थोड़ा इंक्रीज करूं तो साउंड कम आ रहा है क्या मेरा, इसको लिख लीजिए। लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका, रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इन डेमोक्रेसी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, सोशल ऑडिट क्या है, नागरिक घोषणा पत्र क्या होता है, ये सब तमाम तरह की चीजें लिखो इसमें। उसके बाद हम लिखते हैं कि, लिख लिया होगा आपने, रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इन डेमोक्रेसी। उसके बाद देखें तो पब्लिक पॉलिसी है। पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी सार्वजनिक नीतियां जो होती है, पब्लिक पॉलिसी एंड नीति निर्माण एंड मेकिंग ऑफ पॉलिसी। सार्वजनिक नीतियां और नीति निर्माण है। उसके बाद लिखो 10वां पॉइंट, नागरिक केंद्रित प्रशासन। इसमें लिखिए जनप्रतिनिधि कानून, इलेक्शन रिफॉर्म्स। फिर अगला टॉपिक लिखो, भारत की अन्य देशों के साथ, भारत की अन्य देशों के साथ संवैधानिक तुलना। जैसे यहाँ पर इस में देखें तो जैसे चाइना के साथ कंपैरिजन, कनाडा के साथ कंपैरिजन उसका,
यूएसए के साथ कंपैरिजन, ब्रिटेन के साथ कंपैरिजन, ठीक है, आपका फ्रांस के साथ हो गया, जापान के साथ हो गया, आपका जैसे स्विट्जरलैंड के साथ हो गया, आपका जर्मनी के साथ हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। ये तो ये सिलेबस तो रहा आपका गवर्नेंस का कि हम इसमें क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। ये लास्ट का टॉपिक है, भारत के अन्य देशों के साथ संवैधानिक तुलना, कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज ऑफ इंडिया, चाइना के साथ, कनाडा के साथ, यूएसए के साथ, ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ, जापान के साथ, स्विट्जरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ। अब इनमें भी ये मत समझना कि ये कोई छोटे टॉपिक नहीं है, काफ़ी बड़े टॉपिक हैं, ठीक है। पूरे अच्छे तरीके से विस्तार के साथ ही मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, और अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा और अपडेटेड मिलेगा। शिवम कह रहे हैं सर मेरी एज 29 है और मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूं, तो बिल्कुल करिए बेटा। देखिए हकीकत क्या है, होता क्या है कि मैंने ऐसे कई बच्चे देखे हैं कि जो एकेडमिक में बिल्कुल ऐसे होते हैं जो 33% पे जाकर पास होते हैं, मतलब इनिशियल लाइन पे जाकर वो पास होते हैं, उनकी कोई डिवीजन नहीं होती है, ठीक है। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं कि जो गरीब हैं, कमजोर हैं। मैंने ऐसी भी लड़कियां देखी हैं जो गांव से कमजोर, उनके माँ बाप उनको जो है उतना सपोर्ट नहीं करते हैं। मैंने ऐसे भी लड़के देखे हैं कि जो अब किसी उसमें सरकारी नौकरी में या किसी प्राइवेट नौकरी में, लेकिन छोटी नौकरी पे हैं और आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं। मैं तमाम तरह के एग्जाम्पल बेटा दे सकता हूं, लेकिन ऐसे बच्चे भी सिलेक्शन लेते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, किसी की एज अगर ज्यादा है तो परिवार का हो सकता है प्रेशर हो, सिलेक्शन ना ले पाया हो, या उसकी शिक्षा में कोई ना कोई कमी रही हो, या कोई अन्य कारण हो सकता है। लेकिन मैं आप सभी बच्चों से एक बात कहना चाहूंगा, ये कोई बाधाएं नहीं होती है, सिर्फ आपकी विल पावर पर डिपेंड करता है। जिस दिन तुम पढ़ना शुरू करोगे ना, और जिस दिन तुमने अपने अंदर ठान लिया कि मैं सिलेक्शन लेकर छोड़ूंगा, तो बेटा बड़े आराम से 1.5 से 2 साल में सिलेक्शन लेकर चले जाओगे। कोई मायने नहीं रखता कि आपकी बुद्धिमत्ता कितनी है, आप अगर एवरेज माइंड के भी है बड़े आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। सिलेक्शन सिर्फ आपकी मेहनत पर और आपकी ईमानदारी पर डिपेंड करता है। सिलेक्शन इस बात पर कतई डिपेंड नहीं करता कि आपके पास संसाधनों की कमी है, आपके पास जो है घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे। होती हैं बाधाएं, आती हैं, मैं समझ रहा हूं कि प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं कि फैमिली की टेंशन है, ये टेंशन है, वो टेंशन है, लेकिन इसके ऊपर आपकी विल पावर होनी चाहिए, इसके ऊपर आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपका जुनून होना चाहिए। जिस दिन तुम ये सोच लोगे कि मुझे सिलेक्शन लेना है, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो तुम्हें रोक जाए। ये हकीकत बात है, ठीक है। तो बेटा शिवम मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि बेशक आपकी एज बेटा 29 हो गई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आईएएस की तैयारी करो। और देन आईएएस की तैयारी आप करोगे तो बेटा मन से मेहनत करोगे तो आईएएस पीसीएस में कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन होगा, तुम्हें आईएएस का मौका मिलेगा, तुम्हें अदर स्टेट पीसीएस का मौका मिलेगा, तो कहीं तो मौका मिलेगा। आज जहां पर खड़े हो उससे तो कहीं बेटर ही होगे तुम। चलिए खैर, ये बात यहां तक समझ में आ गई आप लोगों को। और रही बात अगर हमारी सामाजिक न्याय की, तो सामाजिक न्याय में अगर आप देखो तो मैं सामाजिक न्याय का भी आपको बता देता हूं। जैसे मैंने यहां पर बताया सामाजिक न्याय के विषय में कि जैसे ये आपका गरीबी और भूख है, तो गरीबी जैसे हमारी अदर देशों के साथ गरीबी का क्या इंडेक्स है, तमाम तरह की चीजें, साथ में गरीबी के क्या क्या डायमेंशंस होते हैं, गरीबी को हम कैसे नापते हैं, और गरीबी किस तरीके से दूर की जा सकती है, सब तरह के डायमेंशंस पे यहाँ बात होगी। जैसे भूख है, भूख में हमारा जो है हमारे देश में भूखे लोग कितने रहते हैं, भूख के कारण क्या होते हैं, सभी पक्ष और विपक्ष, तमाम तरह की चीजें। इसके अलावा जैसे स्वास्थ्य के रिगार्डिंग है, शिक्षा के रिगार्डिंग है, मानव संसाधन के रिगार्डिंग है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम महिलाओं की बात करें, जैसे महिलाओं से भी संबंध, जैसे इसमें सामाजिक न्याय में मोस्टली आप क्या पढ़ोगे, जैसे महिलाओं से संबंधित कानून है, ठीक है, महिलाओं से संबंधित कानून है, महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे होना चाहिए, उनका एम्पावरमेंट कैसे हो, महिलाओं की आरक्षण नीतियां आ जाती हैं,
तो कहने का मतलब है कि महिला अपने आप में एक संवेदनशील वर्ग है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो हैंडीकैप्ड वगैरह होते हैं उनको कैसे संसाधन दिए जाने चाहिए, समझे। तो ये तमाम तरह के पॉइंट यहाँ पर उठाए जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके सोशल जस्टिस में पूछे जाते हैं। शिक्षा है, भूख है, गरीबी है, ठीक है, बेरोजगारी है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो ये हालांकि देखा जाए तो अगर हम इसमें जो भारतीय समाज है, ये भारतीय समाज का भी एक तरह का टॉपिक हो सकता है, लेकिन क्योंकि अलग से सामाजिक न्याय के रूप में, क्योंकि यहाँ पर जब हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है, इसलिए सोशल जस्टिस का टॉपिक इसमें जीएस के सेकंड पोर्शन में दिया है कि भाई हम सही एक कल्याणकारी राज्य की जो बात करते हैं, हमारा संविधान का जो आर्टिकल बात करता है, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना तो तभी हो पाएगी ना जब हम एक सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को लेकर आएंगे। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो सामाजिक न्याय किस तरीके से लाया जा सकता है, लेकिन सामाजिक न्याय में कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं कि जो कमियां हैं, हमारे देश की एक्चुअल में सिचुएशन है क्या, और हम आने वाले टाइम में क्या कर सकते हैं, हमारे पास किस तरीके से हम नीतियों को सही ढंग से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ओके, तो ये तमाम तरह की चीजें इसमें आ जाती हैं। तो वो हम पहले तो गवर्नेंस का टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद सोशल जस्टिस का टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। कोई छोटे टॉपिक नहीं है, ये मत समझना कि कोई छोटे टॉपिक है, बहुत बड़े टॉपिक है ये, ठीक है। ये भी जब हम स्वास्थ्य की बात करेंगे, हम स्वास्थ्य से संबंधित कानून कौन कौन से हैं, उनका पक्ष क्या है, उनका तर्क क्या, उनका वितर्क क्या है, उनका पक्ष में तर्क क्या, तमाम तरह की आलोचनाएं, हमारा इंडेक्स एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहता है, हमें कौन कौन सी चीजें अपनाई जानी चाहिए, आगे की राह क्या होनी चाहिए, ये तमाम तरह के पॉइंटों पे डिस्कशन होगा, ठीक है। तो मेजर फैक्टर वही है, महिलाओं से महिलाएं आ जाती हैं, बच्चे आ जाते हैं, हैंडीकैप्ड वगैरह आ जाते हैं संवेदनशील वर्ग में। इसके अलावा सरकारी नीतियां जो होती हैं वो भी यहाँ पर आ जाती हैं कि सरकारें इनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए कौन कौन सी नीतियां चला रही हैं, कौन कौन से प्रोग्राम चला रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। प्रियंका कह रही है सर यूपीएससी, बीपीएससी, जीएस हिंदी मीडियम बट ऑप्शनल मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम आंसर नहीं लिख सकते, आपको मीडियम एक ही लेना होगा, ठीक है। मुलायम मी, अच्छा सर मेरा बैच एक्टिव नहीं हुआ, हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अच्छा ये बताओ कि आज तो मैंने डिस्कशन किया है आपको सिलेबस के विषय में। मैंने इससे पहले मेरी पिछली क्लास मैंने एक शनिवार को ली थी, तो उसमें मैंने क्वेश्चन बताए थे कि 2021 में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। टाइम की वहां थोड़ी सी कमी थी, तो हम पूरे विस्तार के साथ उस पर चर्चा नहीं कर सके थे, लेकिन मैं अब भी आप लोगों को इतना विश्वास दिला रहा हूं बेटा, मैंने जो प्रॉमिस किया है वो मैं पूरा करूंगा। कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा, और मार्केट में गवर्नेंस और सोशल जस्टिस को लेकर बुक नहीं है, जितनी पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की मिल जाती हैं उतनी अच्छी क्वालिटी की बुक आपको गवर्नेंस और सोशल जस्टिस की नहीं मिलेंगी। तो कहने का मतलब, जैसे आपने पूछा कि सर कोई बुक बता दीजिए, तो बुक मार्केट में है ही नहीं, तो मैं कहां से बताऊं बेटा, कोई अच्छी बुक नहीं है, ठीक है। लेने के लिए तो आप देख लो कोई होगा, ऐसी बात नहीं है जब तुम मार्केट में जाओगे, लेकिन बट एक जो होता है ना कि जो अच्छी बुकों का एक कलेक्शन होता है वो नहीं है, और यही कारण है आपने देखा होगा कि गवर्नेंस और सोशल जस्टिस टीचर भी कम ही पढ़ाते हैं, ठीक है। इस पर भी टीचर, आप कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, मैंने एक चीज देखी है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, लेकिन बट वहां गवर्नेंस और सोशल जस्टिस में लापरवाही कर देते हैं। आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आप उठा के देख लीजिए, ये कमियां देखी है मैंने, दिल्ली मुखर्जी नगर के अंदर देखी है, और यही कारण है कि बच्चे का गवर्नेंस और सोशल जस्टिस कमजोर भी रह जाता है। उसके अलावा पीडीएफ वगैरह मिलेगी, और थोड़ा सा इस बार गवर्नेंस में थोड़ा पीडीएफ में हल्की सी थोड़ी देर होगी, तो उसमें परेशान मत होना, लेकिन फिर भी सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी। हाँ, आंसर राइटिंग डेली, बस आप लोगों को मेरे से एक प्रॉमिस करना है, आंसर राइटिंग बेटा डेली करना। अगर आंसर राइटिंग नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा इस बैच का, क्योंकि ऐसे तो फिर नोट्स तो रखे रखाए होंगे, उनका क्या मतलब बनता है, ऐसे तो फिर मार्केट से किताब ही खरीद लो, समझे कि नहीं समझे। तो बेटा सिलेक्शन लेना है तो मैं अपने हैंड से कह रहा हूं, क्वालिटी कंटेंट अच्छा मिलेगा, लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा कि आपको डेली आंसर राइटिंग, एक क्वेश्चन आधा घंटा जरूर देना है एक क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन का आंसर लिखना है, क्योंकि जब आप किसी टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर लिख लेते हो तो फिर वो चीजें अपने आप दिमाग में रहती हैं। कि मान लो एग्जामिनेशन सेंटर में आपने सुशासन गुड गवर्नेंस पे ही कोई क्वेश्चन लिखा, यहां लिखा, मैंने लिखवाया, और वो बेशक आपने मान लो कि बाद में उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाए,
लेकिन जब आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर में बैठोगे तो कहीं ना कहीं कुछ तो याद आएगा, ठीक है। और इतना भी कुछ लिख के अगर आ जाते हो, 10 पॉइंट मैंने लिखवाए उनमें 5 पॉइंट भी आपने लिख दिए तो भी मार्क्स आपको मिलेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर में जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं और बिना प्रैक्टिस करिए एग्जामिनेशन सेंटर में चले जाते हैं, उन्हें वो इस तरह का आंसर लिखते हैं, वो कहानी लिख के आते हैं और कहानी में उन्हें कुछ नहीं पता होता कि मैं क्या लिख रहा हूं। तो कम से कम ये कि अगर 50% पोर्शन भी अगर आप लिख के आ जाओगे तो भी आपके मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। खैर, हालांकि यूपीएससी में मार्क्स हमेशा टाइट होते हैं, 10 में से हमेशा 5 या 6 ही मार्क्स मिल पाते हैं। खैर, क्लियर है। तो कल हमारी 9 बजे क्लास होगी और सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे औपचारिक संस्थाओं के साथ, फिर अनौपचारिक संस्थाओं के साथ, फिर गवर्नेंस के साथ, फिर लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिकाओं के साथ। इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ओके, क्वेश्चन कहां से आएंगे सर जी? अरे क्वेश्चन तो मैं दूंगा ना आपको, क्वेश्चन तो डेली मैं जो देता हूं, मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे संबंधित टॉपिक से क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, उसकी पीडीएफ आपके पास जाएगी, ठीक है। यहां मैं समझाऊंगा, उसका दृष्टिकोण अप्रोच बताऊंगा कि कैसे लिखना होता है। पहले मैंने टॉपिक बताया, टॉपिक बताने के बाद उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं, 2, 4, 6, 10, 15 जो भी, वो आपको दिए जाएंगे। डेली आपका एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, वो पीडीएफ आप मेरे पास ग्रुप में भेजोगे, वो चेक होगी 48 घंटे के अंदर, या थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा भी लग सकता है क्योंकि कभी कभी स्वास्थ्य की खराबी होती है, कई दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है, तमाम तरह की। लेकिन बट ये है कि कॉपी आपकी हर कॉपी चेक होगी। तो बेटा अब जिन्होंने अभी बैच नहीं लिया, मैं अभी देख रहा था, तो अभी वो ऑफर बेटा आप लोगों के लिए चल भी रहा है, उस ऑफर का फायदा उठाइए। कभी कभी तो मुझे खुद हंसी आती है कि 800 रुपए का बैच। कल मैं डॉक्टर के पास गया बेटा, उसकी फीस 800 रुपए थी। मुश्किल से मैंने 2 मिनट उससे बात की होगी, उसने पर्चा बनाया, दवाई लिखी और बात खत्म। मेरे 800 रुपए चले गए। यहां पर मैं 2 महीने तो मैं पढ़ाऊंगा, अभी आपको पीडीएफ भी दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में दूंगा, आंसर राइटिंग की मेहनत भी होगी, आपकी रोज कॉपी चेक भी होंगी। खैर, अगर आपको ये चीजें मिल रही हैं तो इनका फायदा उठाइए, ठीक है। ये बार बार नहीं आती हैं। जब मेरी अगली बार जो बैच आएंगे ना, क्योंकि अब तो मैंने इस बार तीनों बैचों के लिए फीस मैंने समान कर दी, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की, गवर्नेंस की और आईआर की भी लगभग उतनी फीस रहेगी, थोड़ा बहुत 100-200 रुपये बढ़ भी सकता है। लेकिन उसके बाद जब भी मेरे अगले बैच आएंगे, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और आईआर, तो फीस जस्ट इसकी दुगनी होगी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए खैर बेटा, आज की बस इतना ही। कल से हम नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं और औपचारिक संस्थाओं के साथ हम गवर्नेंस को शुरू करेंगे, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास यहीं पर ऑफ करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। हाँ बेटा, जो आप कह रहे हो ना, सर जी आंसर लिखने के बाद आपको सेंड भी करना होगा चेक करने के लिए। हाँ जी, मैं अभी आपको 1-2 दिन में ग्रुप बना के भेजूंगा, ग्रुप दूंगा, उस ग्रुप में आपको जोड़ूंगा और जब आप ग्रुप में जुड़ जाओगे तो वहां उस ग्रुप में आंसर डालोगे, ठीक है। वहीं उसी ग्रुप में आपको आंसर मिलेगा। जैसे आप मुझे हमें देंगे, फिर हम कुछ टाइम लेंगे, उसमें टाइम लेने के बाद आपकी कॉपी चेक होगी, फिर उसी ग्रुप में पीडीएफ के रूप में चेक हुई कॉपी आपको मिल जाएगी। इस तरीके से होगा। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, ऐसी तो कर रहे हैं, मेरे 4 ग्रुप बने हुए हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के, हजारों से ज्यादा की ऊपर की संख्या लगभग। हाँ, उस ग्रुप में लगभग हम चारों ग्रुप की बात देखें तो ऐसी हैं, लगभग 900-1000 के आसपास जुड़े हुए बच्चे हैं, क्योंकि हर बच्चा ग्रुप में नहीं जुड़ा, ठीक है, सभी जुड़ भी नहीं पाते हैं। तो हमने एक एवरेज देखा है कि एक तो हर बच्चा नहीं जुड़ पाता है ग्रुप में, तो फिर दूसरी बात फिर कि धीरे धीरे, जैसे शुरू में तो आंसर राइटिंग का जोश होता है, फिर धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। वो एक में जो बच्चे रेगुलर वे में आंसर राइटिंग करते रहते हैं उनका बड़े आराम से सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो आपके भी मैं उसी हिसाब से ग्रुप बनाऊंगा, जैसी आपकी संख्या चलेगी, 2 ग्रुप बनेंगे, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, 5 बनेंगे, जो भी है। ओके, चलिए खैर बेटा, ओके, नमस्कार बेटा, जय हिंद। ये बात समझ में, मैं एक और बात पूछना चाह रहा हूं, ये जो मैंने समझाया बेटा समझ में आया बहुत अच्छे से कि नहीं आया?
एक बार अपना फीडबैक दे दीजिए, अपना फीडबैक दे दीजिए। व्हाट्सअप होगा बेटा, टेलीग्राम नहीं होगा। टाइमिंग यही रहेगी, 9 बजे की टाइमिंग रहेगी आपकी। चलो ओके ओके, धन्यवाद बच्चों। आईआर का बैच जो है बेटा 2 महीने के बाद आएगा, जस्ट 2 महीने के बाद आएगा, यानी कि इस टाइम क्या चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून में आएगा।